तमाम ही सिंगल विंगल लोगों को मेरा सलाम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे तुम सारे के सारे। तो इंडियन एक यूट्यूबर हैं वेदांत रस्टी आई गेस ऐसा ही है कुछ नाम इनका। तो इन्होंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है, द डिस्गस्टिंग वर्ल्ड ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। तो इसका मुझे काफी सारे लोगों ने लिंक भी भेजा था कि इस पे वीडियो बनाओ। मैंने ये वीडियो अभी तक नहीं देखी, लेकिन मैं कहीं ना कहीं समझ गया हूँ कि इसका लिंक लोग मुझे क्यों भेज रहे थे। तो इसको हम अभी देखते हैं। वैसे अगर मैं खुद बताऊं तो मैंने इनका जो कंटेंट है वो मतलब ऐसे तो नहीं कि हर एक वीडियो देखता हूँ, लेकिन मुझे इनका पता है और मैंने इनकी बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी हुई हैं। लेकिन वो एक अलग बात है कि काफी देर से कोई वीडियो देखी नहीं है। बाबर आजम और रिजवान का थंबनेल है और ऊपर क्रिकेट को काट के रिलीजन लिखा हुआ है। तो मुझे कहीं ना कहीं जो समझ आ रही है वो यही है कि जो रिजवान या हमारी टीम के अंदर बहुत सारे लोग रिलीजन की बातें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये वीडियो उसके ऊपर बेस कर रही है। लेट्स गो, लेट्स सी। पाकिस्तान क्रिकेट इज अ जोक है, इस टाइटल से तो मैं एग्री करूंगा। एक तो ये जैज वाले जो तंग करते हैं ना कॉल कर करके, भाई इनके जितने नंबर ब्लॉक कर लो नए नंबर से कॉल आ जाती है, फिर नए नंबर से कॉल आ जाती है। पाकिस्तान में क्रिकेट एक स्पोर्ट नहीं, एक बहुत गंदा मजाक है। I would not even wish to talk about Pakistan team. अगर मुझे पैसे न मिल रहे। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। अंदर की खबर है कि इंडिया ने अपने 22 पंडित दुबई स्टेडियम में उतार दिए। हर प्लेयर पर दो पंडित हो गए और वो इतने जादू टोने कर रहे हैं कि पाकिस्तानी प्लेयर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अब इस तरह की क्लिप्स को तो मैं डिफेंड नहीं कर सकता। ना पाकिस्तान के पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स है, ना फॉरेन कोचेस को देने के लिए पैसे। 3 साल में 8 बार पाकिस्तान के हेड कोच को बदला जा चुका है, 4 बार तो पीसीबी का चेयरमैन बदल चुका है। पर अगर तुम्हें लग रहा है कि ये कोई म्यूजिकल चेयर्स का गेम जीतने की कोशिश है तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि जीतना तो अब पाकिस्तान की टीम चाहती ही नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूं, पर इस वीडियो में मैं बातों को डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन ये जो भी ये वाला क्लिप लगाया गया ना, ये तो भाई कोई 15-20 साल पुराना है। मुझे याद है ये एक फास्ट बॉलर होता था आई गेस, ये उसका क्लिप है, बड़ी वायरल हुआ था। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं बातें ठीक भी हैं। कभी हेड कोच बदला जा रहा है, कभी पीसीबी का अपना चेयरमैन ही बदले जा रहा है। एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इन पाकिस्तान क्रिकेट। 2001 में पाकिस्तान के वसीम अकरम पर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में क्रिकेट से बैन लग सकता था, और उस समय के प्राइम मिनिस्टर परवेज मुशर्रफ अकरम को डिफेंड कर लेते हैं। ये कोई पहली और आखिरी बार नहीं था जब पाकिस्तान की पॉलिटिशियन की गवर्नमेंट ने क्रिकेट के अंदर इंटरफेयर किया। इनफैक्ट पाकिस्तान में जैसे गवर्नमेंट बदलती है, देश का प्राइम मिनिस्टर बदलता है, वैसे ही पीसीबी का चेयरमैन भी बदलता है। जो भी चेयरमैन आता ये भी बात कहीं ना कहीं ठीक है, जो आता है वो अपनी मर्जी का चेयरमैन लगा देता है। देखो, जो ये वीडियो देख रहा है, अगर तो उसको ये लग रहा है कि मैं बस मुंह उठा के बस ऐसे रोस्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई। जहां पे मुझे लगेगा कि हाँ यार इस पॉइंट से मैं एग्री नहीं करता, तो वहां पे मैं जरूर करूंगा। आपने क्यों बदलना है? आपको बदलने की क्या जरूरत है? आप किस बेसिस पे बदल रहे हो? आप इस बेसिस पे बदल रहे हो कि ये बंदा पिछली गवर्नमेंट ने लगाया था। कुछ नहीं देखना वो सही चला रहा है, वो नहीं सही चला रहा, उठा के साइड पे फेंको, हमारा बंदा आके बैठेगा। तो फिर क्रिकेट आपके लिए मजाक ही है और क्या है। और खासतौर पर जो पिछले कुछ सालों में हुआ है वो उसका रिजल्ट फिर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। फिर जब 2022 में शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो सबसे पहले रमीज राजा को सैक करते हैं, निजाम सेठी को इंटरिम चेयरमैन बनाया जाता है। 6 महीने बाद जाका अशरफ चेयरमैन बनते हैं, जो 4 महीने बाद रिजाइन कर देते हैं। और उसके बाद पाकिस्तान जनरल इलेक्शन से 2 दिन पहले पीसीबी चेयरमैन बनाया जाता है मोहसिन नकवी को। और मोहसिन नकवी, वैसे तो मोहसिन नकवी नाम है उनका। ये तो भी कुछ देर पहले की बात है, ये तो हमने सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखा है कि एक दिन नजम सेठी आ रहे हैं, रमीज राजा आ रहा है, जका अशरफ आ रहा है, मोहसिन नकवी आ रहा है। ये तो अब आके मोहसिन नकवी का जो टेन्योर है ये थोड़ा लंबा हो गया। उसके अलावा मोहसिन नकवी के पास पीसीबी की चेयरमैनशिप के साथ साथ एक और मिनिस्ट्री भी है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपके लिए मजाक ही है। फिर इसका मतलब कि आप एक डेडिकेटेड बंदा नहीं लगा सक रहे उसके लिए। 2023 में उन्होंने मिकी आर्थर को कोच अपॉइंट किया था विद द अलाउंस ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम। वर्ल्ड का पहला क्रिकेट कोच जिसने एक इंटरनेशनल क्रिकेट टीम को जूम पर कोचिंग दी। और पाकिस्तान तो फॉरेन कोचेस मोस्टली आते ही नहीं थे। वो मोस्टली जहां पे भी टूर्स पे जाती है पाकिस्तान की टीम, वहां पे बाहर उनको ज्वाइन करते हैं, वहां से कोचिंग करके वापस अपनी तरफ, और हमारी टीम वापस आ जाती है। 99% फॉरेन कोचेस तो पाकिस्तान आते ही नहीं है कभी। यही रीजन है कि वर्ल्ड कप जैसी स्टेजेस पर जाकर पाकिस्तान क्रिकेट टीम यूएस और जिम्बाब्वे से हार जाती है। पर पाकिस्तान क्रिकेट पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इतना ज्यादा है। जिम्बाब्वे से तो वैसे मेरे ख्याल से इंडिया भी हारी हुई है। वैसे कोई जिम्बाब्वे एक अच्छी टीम है, सुपर 8 में क्वालिफाई कर चुकी है, इतनी पुरानी टीम है, टेस्ट क्रिकेट खेलती है। कोई मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ही कोई बड़ी बात है इसके अंदर। जिम्बाब्वे ने भी ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के पास बेस्ट कोचेज हैं, बेस्ट प्लेयर्स हैं, बेस्ट क्रिकेटर्स हैं, बेस्ट फिटनेस है, पूरी दुनिया में क्रिकेट खेलते हैं। तो बार बार इस बात को रिपीट करना कि जिम्बाब्वे जैसी टीमों से हार जाती है, जिम्बाब्वे जैसे, हाँ यूएसए जैसी टीम से हारना वाकई में बहुत बड़ी बेइज्जती थी वर्ल्ड कप लेवल के ऊपर। और वो क्रिकेटर्स जो हैं वो लिटरली पार्ट टाइम खेलते हैं क्रिकेट को। वो अपने सारा साल अपनी दूसरी जॉब्स करते हैं, फिर जब वर्ल्ड कप आता है वहां से छुट्टियां लेके वापस क्रिकेट खेलते हैं। यहाँ पे आके उस टीम से हार गई पाकिस्तान की क्रिकेट टीम। तो ये शर्मनाक जरूर था, जबकि आप उस टाइम पे बड़ा उड़ भी रहे थे कि हमारे पास तो भाई क्या प्रीमियम फास्ट बॉलर है, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर, और वो आए और पेल
के चले गए आपको पार्ट टाइम क्रिकेटर्स। 2023 के इंडिपेंडेंस डे वीडियो से पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन इमरान खान को ही बाहर कर दिया जस्ट बिकॉज वो एक पॉलिटिकल प्रिजनर थे और करंट गवर्नमेंट की ऑपोजिशन में खड़े थे। और अगर ये बात भी ठीक है, आप पीसीबी को देखोगे कि वो हर किसी के लिए, चाहे किसी ने एक टेस्ट भी खेला हो ना पाकिस्तान के लिए, वो पोस्ट लगा देते हैं हैप्पी बर्थडे। लेकिन आप इमरान खान के बारे में नहीं देखोगे, ट्रिब्यूट के लिए वीडियोस आएंगी, लेकिन एक इकलौता बंदा जिसने आपको वर्ल्ड कप जिताया वो उसके अंदर शामिल नहीं होगा। आपने जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करना है, लेकिन आप उसको क्रिकेट की हिस्ट्री से थोड़ी निकाल सकते हो यार। आपको उस बंदे से जितनी मर्जी नफरत हो, एट द एंड ऑफ द डे वो लेजेंड है क्रिकेट का, ठीक है। उसने आपको एक इकलौता 50 ओवर का वर्ल्ड कप जितवा के दिया है। आप उसको ना जितना मर्जी कोशिश कर लो, आप उसको नहीं निकाल सकते हिस्ट्री से। तो फिर तमीज से उसको इज्जत दो, और ऑप्शन नहीं है आपके पास कुछ। क्यों इतना ट्राई हार्ड कर रहे हो? और दूसरा, आप क्या एग्जांपल सेट कर रहे हो नए बच्चे के लिए? एक बंदा जिसने वर्ल्ड कप जितवाया है वही जलील हो रहा है, उसी की इज्जत नहीं है, उसी को एक ट्रिब्यूट नहीं दे सकते वीडियो के अंदर। सेकंड रीजन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट डाउनफॉल इज द फेवरेटिज्म इन टीम सिलेक्शन। ये तो खैर पता नहीं, मैं कब से सुनता आ रहा हूँ। पिछले अभी जब बाबर था तब भी ये एलिगेशन लग रहे थे कि भाई दोस्तियां चल रही हैं टीम के अंदर। जब शाहिद अफरीदी कैप्टन होता था तब भी ये बातें सुनने को मिलती थी, मोहम्मद यूसुफ होता था तब भी यही बातें सुनने को मिलती थी। ये तो पता नहीं कब से सुनता आ रहा हूँ। यहाँ डिफरेंस समझना होगा इंडियन क्रिकेट टीम की सिलेक्शन प्रोसेस, क्योंकि इंडिया में बीसीसीआई का चेयरमैन कोई भी हो, सिलेक्टर कोई भी, प्राइम मिनिस्टर कोई भी बन जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का तो कोई कंपैरिजन करना ही नहीं चाहिए भाई। इंडिया अपना एक प्रॉपर सिस्टम क्रिएट कर चुका है जीरो से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट तक, जबकि पाकिस्तान में वो चीज नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट में अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है तो इवन नेशनल टीम में सेलेक्ट हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे इमाम उल हक और आजम खान पर अक्सर पर्ची यानी अनडिजर्विंग होने के बावजूद सिफारिश से टीम में आने के एलिगेशन लगते हैं। हाँ, ये तो है, इन दोनों पे पर्ची का जरूर वो जब भी, लेकिन मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं इमामुल हक ने तो अपनी जगह खुद बनाई। हाँ, जाहिर सी बात है उसको बेनिफिट जरूर मिले होंगे, जाहिर सी बात है उसको जीरो से तो नहीं शुरू करना पड़ा होगा, ना इमामुल हक को ना आजम खान को, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों ने परफॉर्म भी किया है। हाँ, इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया कि अभी करंट टीम में हो इमामुल हक ने, लेकिन बड़ी टीमों के अगेंस्ट भी परफॉर्म किया है। What really shocked me was how a private company is controlling the selection in the Pakistan cricket team. साया कॉर्पोरेशन नाम की एक टैलेंट एंड पीआर एजेंसी मैनेज करती है साया कॉर्पोरेशन। इसके बारे में तो मैंने इतना सुना है जिसकी कोई हद नहीं है। ये पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की पीआर संभाल रहे होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यही लोग संभाल रहे होते हैं, और इन लोगों ने जितना एक्सप्लॉइट किया है इस चीज को, मेरा नहीं ख्याल किसी और ने किया है। बैक एंड पे बैठ के यही सब कुछ चला रहे होते हैं। इतनी बड़ी इसलिए बनी क्योंकि पाकिस्तान के लगभग सभी टॉप प्लेयर्स को ये एजेंसी मैनेज करती है। इसीलिए वो चाहती है कि उनके मैनेज करे गए सारे प्लेयर्स प्लेइंग 11 का पार्ट हो। सारे प्लेयर्स एक दूसरे को फेवर करते हैं, अनडिजर्विंग होने के बावजूद टीम में पिक करते हैं। और ये डोमिनेंस 2023 आते आते इतनी बड़ी हो चुकी थी कि पाकिस्तान की टीम में आने के लिए तुम्हें अच्छा परफॉर्म करने की, घंटों मेहनत करने की, डोमेस्टिक और पीएसएल में रन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। बस साया कॉर्पोरेशन के साथ साइन हो जाए और तुम्हारा करियर फास्ट ट्रैक हो जाएगा। थर्ड, और मेरी नजर में एक बहुत बड़ा रीजन है, द रिलीजियस रेडिकलाइजेशन ऑफ पाकिस्तानी प्लेयर। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाला है, लेट्स सी। 2000s में इंजमाम उल हक और मोहम्मद यूसुफ वर द टू प्लेयर्स जो बहुत ज्यादा रिलीजियस थे, एंड गुड फॉर देम। पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब वो अपनी टीम के बाकी प्लेयर्स को फोर्स करने लगते हैं अल्ट्रा रिलीजियस बनने के लिए, दिन में कई बार अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को फॉलो करने के लिए, इवन इफ इट कॉस्ट्स मिसिंग ट्रेनिंग सेशन एंड टीम मीटिंग्स। तबलीगी जमात व्हिच इज द सोसाइटी ऑफ मुस्लिम प्रीचर्स, उसके मेंबर 2007 के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम के साथ ट्रैवल करते हैं। कोच बॉब वुलमर जो उस समय पाकिस्तान के कोच थे और वर्ल्ड क्रिकेट में एक रेप्यूटेड कोच थे, जब वो इस पर अपना कंसर्न दिखाते हैं, पीसीबी को इन्फॉर्म करते हैं, क्योंकि मीटिंग और ट्रेनिंग के टाइम पर अगर प्लेयर्स इसके अलावा कुछ और करेंगे तो टीम तो नहीं जीतने वाली। एंड इसके जवाब में पीसीबी का एक इंपॉर्टेंट मेंबर बॉब वुलमर को इसमें इंटरफेयर करने से मना कर देता है। और इसी वर्ल्ड कप के एक और मैच के बाद बॉब वुलमर की डेड बॉडी उनके होटल रूम में मिलती है। अब वो सुसाइड था, नेचुरल डेथ या मर्डर, इस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ये तो एक बहुत फेमस केस था वैसे उस टाइम पे, कि उसकी डेड बॉडी फिर अचानक से मिली थी। और ये मैं भी बचपन में ये सुना करता था कि मैच हार गए उसके बाद कोच ने जो है इमोशनल होकर सुसाइड कर ली, इस तरह की बहुत सारी बातें। लेकिन ऑफ कोर्स अब इसमें क्या सच है क्या, ये तो मेरा नहीं ख्याल के कभी भी हमें पता चलेगा, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग केस था। पर बॉब वुलमर की डेथ से जुड़ी कॉन्स्पिरेसीज तो आज तक एग्जिस्ट करती हैं। जैसे उन्हें ये पता चल गया था कि पाकिस्तानी प्लेयर्स आयरलैंड से जानबूझकर मैच हारने वाले हैं, उन्होंने मैच फिक्स किया, और इससे पहले बॉब वुलमर ये न्यूज़ आउट करे उनकी मौत हो जाती है। सेकंड थ्योरी ये है कि उन्हें तबलीगी जमात से प्रॉब्लम थी, तो शायद वही उनकी मौत का कारण भी बन गया। थर्ड थ्योरी इज रिलेटेड टू हिज अपकमिंग बुक जो स्पॉट फिक्सिंग से रिलेटेड थी, और उसमें शायद पाकिस्तान क्रिकेट के कुछ डार्क सीक्रेट्स छुपे थे। अब बॉब वुलमर की डेथ रिलीजियस रेडिकलाइजेशन से हुई है नहीं, ये तो हमेशा मिस्ट्री रही। पर 2017 के पेसर के दौरान पेशावर ज़ल्मी के ओनर जावेद अफरीदी एक इंटरव्यू में ये बताते हैं कि वेस्ट इंडीज प्लेयर डैरेन सेमी इस्लाम में कन्वर्ट करने के लिए रेडी हो गए, और ये अब तक की उनकी सबसे बड़ी जीत है। मोहम्मद यूसुफ जो खुद इस्लाम में कन्वर्ट होने से पहले क्रिश्चियन थे, वो वेस्ट इंडियन लेजेंड ब्रायन लारो को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। और जब इमाम उल हक से ये पूछा गया, अब वैसे तो मैं 100% यकीन नहीं कर सकता कि क्या ये सारी बातें सच हैं भी या नहीं। कहीं ना कहीं इस सारी चीजों का ताल्लुक हमारे यहाँ पे ही पाकिस्तान से ही है, क्योंकि आप ये बाहर के किसी मुस्लिम को ये सब चीजें करते हुए नहीं देखोगे। दूसरों पे फोर्स करना, प्रेशर डालना, जबरदस्ती मतलब अगले पे करने की कोशिश करना, ये चीजें आप कभी भी एक बाहर के मुस्लिम को करते हुए नहीं देखोगे। लेकिन पाकिस्तान में ये चीज सीने पे ऐसे छाती ठोक के करते हुए लोग करते हैं। मैं तो करूंगा, ये चीज आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें अपने से ज्यादा जो है ना दूसरे की फिक्र है।
हम ऐसे हैं कि भाई मेरी तो जन्नत डिसाइडेड है ऑलरेडी, ठीक है, लेकिन ये बंदा दोजख में जा रहा है, मैं इसको बचा लूं किसी तरीके से, ये मेरी ही जिम्मेदारी है। और मैं फिर उसको इस्लाम की तरफ ऐसे नहीं लाऊंगा कि मैं एक अच्छा इंसान बनूं, मैं खुद चाहे जैसा मर्जी इंसान हूं, लेकिन मैं अगले के ऊपर चढ़ जाऊंगा कि भाई आप गलत तरफ जा रहे हो, आप खत्म हो। क्या कि टीम का रियल लीडर कौन है, तो उन्होंने ये जवाब दिया। लीडर मैं फिलहाल इसको कहूंगा रिजी उसको कहूंगा, क्योंकि नमाज के टाइम जो है वो सबको इकट्ठा कर देता है। किसी भी होटल में हम जाएं, सबसे पहले कमरा ढूंढना, उधर व्हाइट चादरें बिछाना और उधर किसी का आना सबका बैन कराना, जो वर्कर्स नॉन मुस्लिम होते हैं उनका बंद कराना, फिर व्हाट्सएप का सबसे पहले ग्रुप बनाना। ओनली हिंदू प्लेयर टू प्ले फ्रॉम पाकिस्तान। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया है कि कैसे शाहिद अफरीदी और टीम के बाकी प्लेयर्स उन्हें फोर्स करते थे, उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे। इनफैक्ट अहमद शहजाद ने तो एक लाइव मैच में श्रीलंकन ओपनर दिलशान को इस्लाम में कन्वर्ट होने का ऑफर दे दिया था। दिलशन से कह रहे हैं कि अगर आप गैर मुस्लिम हो और आप मुस्लिम बन जाते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने जीवन में क्या किया है, आप सीधे जन्नत में जाओगे। क्या ही गए बंदा। बात करना बंद कर दिया था। अब रिलीजियस होने में कोई बुरी बात नहीं है, पर एक स्पोर्ट्स फील्ड पर अगर आपका फोकस ऑल प्लेयर्स को रिलीजन कन्वर्ट कराने में हो, ना कि मैच जीतने पर, तो रिजल्ट्स आना कैसे पॉसिबल हो। एंड अब आगे अब ये भी कहीं ना कहीं वही बात है ना कि देखो आपका रिलीजन है, आप उस पर 100% उसको प्रायोरिटी पे रखो वटएवर, लेकिन जब आप मैच खेलने गए हो ना, तब आप मैच खेलो, तब आपको आपने एक जर्सी पहनी है, ठीक है, उसके ऊपर चांद सितारा बना हुआ है, उसकी एक वैल्यू है। इतने करोड़ अवाम जो है वो वहां पे बैठ के आपको अपने सारे काम का छोड़ के देखिए कि हाँ यार ये जरा हम 3 घंटे मैच देख लेते हैं, और वहां पे अगर आपका फोकस मैच जीतने की बजाय ये है कि यार आप दिलशान को जो है वो इस्लाम कबूल करवा दो, तो ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वहां पे ज्यादती है। हाँ, मैच खत्म हो जाए उसके बाद आप जो मर्जी करते रहो, वो आप जानो और वो क्रिकेट बाकी के लोग जाने। अगर आप अपना 100% क्रिकेट में नहीं दे रहे तो फिर मेरे ख्याल से आप उस क्रिकेट को छोड़ दो, क्रिकेट छोड़ दो, उसके बाद अपने बलबोते पे जो मर्जी करते रहो। आप इसको भी इस्लाम कबूल करवाओ, आप उसको भी इस्लाम, आप सबको इस्लाम कबूल करवाओ, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आप करने गए हो वो आप कर ही नहीं रहे। सबसे पहले पाकिस्तान के क्रिकेट डाउनफॉल का चौथा बड़ा रीजन है द स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। द स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल्स, ये तो कहीं ना कहीं सबको ही पता है। जहाँ पे 2000 से अगर हम पहले की बात कर लें तो इंडिया पाकिस्तान दोनों टीमों पे बड़े बड़े क्रिकेटर्स पे मैच फिक्सिंग, स्पॉट फिक्सिंग के इल्जाम लग चुके हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं सब बच के निकल गए। लेकिन 2000 के बाद जब भी स्पॉट फिक्सिंग, मैच फिक्सिंग के केसेस हुए, इंडिया ने उनको लाइफ टाइम बैन दिया और हमने कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से वापस उनको इन कर ही लिया। फिर जब आप देखते अपनी आंखों के सामने कि यार इसने भी किया, ये भी वापस आ गया, व्हाटएवर जो भी सिनेरियो था, फिर वो चीज इतनी बड़ी लगती नहीं है जितनी ये चीज बड़ी है कि आपने पैसों के लिए मुल्क बेच दिया। सलीम मलिक, शेन वॉन और टिम मेके होटल रूम में जाते हैं और दोनों के सामने $2 लाख का एक बैग रखते हैं। इसके बाद जो सलीम मलिक इतनी आसानी से बोल जाते हैं, वो सुन के शेन वॉन तो शॉक हुए भी, तुम भी हो जाओगे। वी कैन नॉट लूज एट आवर होम, टेक दिस मनी एंड बोल अकॉर्डिंग टू व्हाट आई से। इतने पैसे आ कहां से रहे हैं? रहमान कोर्ट के सामने वसीम अकरम पर भी स्पॉट फिक्सिंग एलिगेशन लगाते हैं, पर फिर कोर्ट में 4 बार अपनी स्टेटमेंट बदलते हैं। वसीम अकरम और वकार यूनिस के साथ-साथ 6 प्लेयर्स पर फाइन लगाया जाता है, व्हिच शोज कि शायद कुछ हद तक वो भी स्पॉट फिक्सिंग में इन्वॉल्व थे। यहाँ शायद पीसीबी को जरूरत थी एक डीपर इन्वेस्टिगेशन की या एक स्ट्रिक्टर पनिशमेंट की, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। इसका प्रूफ इस बात से मिल जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल्स वर अबाउट टू गेट मच वर्स। 2010 में पाकिस्तान ट्रैवल, जाहिर सी बात है ना, जब आप पिछलों को छोड़ दोगे फिर अगले भी करेंगे, फिर इनको आप छोड़ोगे फिर उससे अगले, उससे एक कदम आगे जाके करेंगे, और फिर ये तो फिर नेक्स्ट ही लेवल हो गया था ना ये वाला तो केस। सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड। जब एक ब्रिटिश न्यूज़ एजेंसी न्यूज़ ऑफ द वर्ल्ड अंडरकवर कांटेक्ट करती है पाकिस्तानी बुकी मजहर मजीद के साथ, मजीद को वीडियो टेप करा जाता है एक्सेप्टिंग 150,000 यूरोज इन कैश, तो वो बिल्कुल करेक्ट प्रेडिक्ट करता है कि 17 साल के मोहम्मद आमिर तीसरे ओवर की पहली बॉल ही नो बॉल डालेंगे। इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि टीम के 2 लीड बॉलर्स मोहम्मद आसिफ और मोहम्मद आमिर ने बुकी से पैसे लिए मैच में स्पेसिफिक मोमेंट्स पर नो बॉल डालने के, और इस पूरे इंसिडेंट का मास्टरमाइंड था इस बार भी एक और पाकिस्तानी कैप्टन सलमान बट। एंड पीसीबी इन स्कैंडल से कितना अनअफेक्टेड है, इन्हें कम करने की, इसमें सुधार लाने की कितनी कोशिश कर रहा है, इसका अंदाजा तुम्हें इस बात से लग जाएगा कि जब 2010 में स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल। अब देखो ना, अब कहीं ना कहीं ये जितने भी तीनों बंदे थे, ये कहीं ना कहीं क्रिकेट में वापस इन ही है, ठीक है। आमिर को चलो आपने छोड़ दिया कि वो उस टाइम पे बच्चा था, लेकिन बाकी भी कहीं ना कहीं मेरे तो ख्याल से भाई क्रिकेट, अगर आपने ये, इससे बड़ा गुनाह और क्या ही हो सकता है यार, इससे मतलब इससे वर्स्ट आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आपको तो क्रिकेट वैसे छोड़ देनी चाहिए, आप क्रिकेट की फील्ड पे नजर ही नहीं आनी चाहिए। ये इतनी संगीन, इतनी घिनौनी हरकत है, लेकिन कहीं ना कहीं वो तीनों वापस इन है सब सामने आता है। तो पीसीबी प्रेसिडेंट इजाज बट कहते हैं कि ये पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया की एक कॉन्स्पिरेसी है। इन्वेस्टिगेशन के बाद सलमान, एक तो कुछ होता है नहीं तो जी ये इंडिया की साजिश है हमारे अगेंस्ट। बट पर 10 साल, मोहम्मद आसिफ पर 7 साल और मोहम्मद आमिर पर 5 साल का आईसीसी बैन लगा दिया। सलमान बट को 2.5 साल की जेल की सजा होती है, आसिफ को 1 साल की, और क्योंकि मोहम्मद आमिर उस समय, और ये पीसीबी नहीं लगा रहा, आईसीसी लगा रहा है, ठीक है, ऐसे 17 साल के थे, उन्हें 6 महीने की जेल की सजा होती है। मोहम्मद आसिफ को तो वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट बैट्समैन, अपनी जनरेशन का बेस्ट बॉलर मानते थे। ओए होए 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 भाई, मोहम्मद आसिफ भाई, लोगों के लिटरली दिल टूट गए थे जब उन्होंने सुना कि यार इन लोगों ने ये हरकत की है, और कोई कर लेता। आसिफ का तो भाई गेम ऑफ थ्रोन्स वाला हिसाब है आसिफ का, क्या चीज है यार। और फिर एंड में इतना गंदा एंड जिसकी कोई हद नहीं।
उसके बावजूद उसका नाम बहुत अच्छी चीजों में आता है। वही वाला हिसाब है इसका भी। 2010 में एक और शॉकिंग इंसिडेंट सामने आता है। 8 नवंबर की सुबह विकेट कीपर बैट्समैन जुल्करैन हैदर बिना किसी को इन्फॉर्म हाँ, ये तो मैंने भी देखा था। ये विकेट कीपर था और बड़ा अच्छा उस टाइम पे खेल रहा था जिस टाइम पे ये सारा सीन हुआ था। के लंदन जाते हैं। 9 नवंबर को अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करते हैं और 10 नवंबर को लंदन में ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर दुनिया के सामने पाकिस्तानी बुकी रैकेट को एक्सपोज करते हैं। वो बताते हैं कि 4th ओडीआई के बाद हैदर के पास एक बुकी आता है जिसकी डिमांड है, हमारे साथ काम करो, मैच फिक्स करो, हम तुम्हें बहुत पैसे देंगे, और अगर नहीं किया तो तुम्हें और पाकिस्तान में रह रही तुम्हारी फैमिली को मार देंगे। हैदर को $25,000 ऑफर किए गए। हैदर ने ये भी बताया कि टीममेट उमर अकमल ने उन्हें मैच में अंडर परफॉर्म करने के लिए भी कहा। और जब हैदर ने ये स्कैंडल एक्सपोज किया तो पीसीबी ने उन्हें रिवॉर्ड, उनकी सेफ्टी, उन्हें कोई मेडल नहीं दिया। उन्हें मेंटली इल का टैग देकर ये कहा कि उसके पास अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई एविडेंस नहीं है। हैदर अब इस केस के अंदर क्या करे एक क्रिकेटर, ठीक है, जिसके कनेक्शंस ना हो, जिसका सबसे पहले तो पीसीबी की जिम्मेदारी है कि भाई उसका एक ऐसा सिस्टम हो कि किसी की ये जुर्रत ही ना हो कि वो क्रिकेटर से राब्ता कर सके। मान लो अगर किसी ने राब्ता किया भी है तो हर बंदे को पता हो कि यार मैंने फौरन से क्या करना है, और अगर वो बंदा आके पीसीबी को बता भी रहा है तो उसको आगे से क्या कह रहे, मेंटली इल। कमाल है भाई। फेद और खलीद लतीफ के साथ 6 प्लेयर्स पर बैन लगाया जाता है। एंड पीसीबी स्पॉट फिक्सिंग में इतनी लीनियंट है कि पूरी दुनिया में जब भी कहीं स्पॉट फिक्सिंग की न्यूज़ सामने आती है तो 95% ऑफ द टाइम उसमें पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट होता ही है। एंड हैदर ने ये भी बताया, ये ऐसी सिचुएशंस में हम क्यों आगे आ जाते हैं भाई। पाकिस्तान की क्रिकेट का सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान के क्रिकेटर्स ही हैं। पाकिस्तान टीम को दुश्मन की जरूरत नहीं है, ये खुद ही बहुत है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम में जीत को प्रायोरिटी देने वाला एनवायरनमेंट कभी रहा नहीं है, जहां एक समय पर हर प्लेयर अपने माइलस्टोन, परफॉर्मेंस और कैप्टेंसी के लिए खेलता था। उसके लेटेस्ट एग्जांपल में अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया को हराकर सेमीफाइनल में जाने की कोशिश करने के बजाय पाकिस्तान की क्रिकेट टीम इंडिया को हराकर अपने ओ भाई, ये तो अभी पिछले महीने की बात है मेरे ख्याल से, ये वाली तो, जहां पे पाकिस्तान को मेरे ख्याल से 33 ओवर्स या कितने ओवर्स के अंदर टारगेट चेस करना था ताकि आप आगे क्वालिफाई कर जाओ, और उनकी वो प्रायोरिटी ही नहीं थी। वो उन्होंने कहा कि भाई बस हम मैच जीत जाएं, हमारे लिए यही बहुत है, कारनामा सरंजाम देती है। विलिंग मेंटेलिटी ही नहीं है भाई। पूरी दुनिया शौक है कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये क्वालिफाई करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, ये खुश है इसी में कि बस हमने इंडिया को हरा दिया। देश में अपना नाम गौरव करने के लिए खेल रही थी और वो दोनों में सक्सेसफुल नहीं हुई। एक यंग एमएस धोनी की कैप्टेंसी में खेलने से मना कर देते, या विराट कोहली और रोहित शर्मा की लड़ाई से इंडियन क्रिकेट टीम के मैच रिजल्ट्स नेगेटिवली इंपैक्ट होते हैं। एंड ऐसे में पाकिस्तानी प्लेयर्स प्रोफेशनलिज्म से तो बहुत दूर हैं, वो एक दूसरे से जल्दी रखते हैं। ये भी कहीं ना कहीं एक सच बात ही है, लेकिन मैंने कभी इंडियन क्रिकेट टीम में ये नहीं देखा कि भाई विराट कोहली ने जो है रोहित शर्मा की कैप्टनसी में खेलने से मना कर दिया हो, या रोहित शर्मा ने जो है विराट कोहली की कैप्टनसी में खेलने से मना कर दिया हो। बाबर आजम, जिन्हें एक्स पाकिस्तानी प्लेयर्स ने इतना ट्रोल किया कि प्रेशर में आकर पहले पीसीबी ने उन्हें कैप्टनसी से हटाया, फिर टीम से, फिर एज अ रिजल्ट आज उसकी वजह से शायद बाबर आजम अपनी फॉर्म पूरी तरह से खो चुके हैं। पर इस सब के अलावा अगर मैं तुम्हें थोड़ा और पीछे, बाबर के साथ भी जो हुआ कहीं ना कहीं वो भी काफी अनफॉर्चुनेट सही था कि अगर फाइनली आपको एक बंदा मिल ही गया है, एक अच्छा बैट्समैन जो कि अच्छे रन्स कर रहा है हर टीम के अगेंस्ट, कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर डाल देना, उसको कैप्टन बना देना, और फिर उसने लगातार फेल होना, और फिर कैप्टनसी ले लेना, फिर उसको टीम से निकालने की बातें, फिर उसके बाद वापस कैप्टन बना देना, फिर कैप्टनसी ले लेना, और अब जो पीछे रह गया बाबर वो हमारे सामने ही है। इसकी वजह से इंटरनेशनल टीम्स ने उन्हें बॉयकॉट कर दिया, एंड दैट इज पाकिस्तान क्रिकेट्स टेररिज्म प्रॉब्लम। 2008 में शुरू होता, उसमें तो पाकिस्तान क्रिकेट का तो कोई लेना देना नहीं है, वो तो एज अ कंट्री जो हुआ उस टाइम पे वो काफ़ी अनफॉर्चुनेट था, लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से कमबैक किया मेरे तो ख्याल से फाइनली भाई बहुत ही अच्छी चीज़ है। इस अटैक के बाद 2009 के आईपीएल ऑक्शन में किसी भी टीम ने पाकिस्तानी प्लेयर को पिक नहीं किया। इनफैक्ट आज तक दुनिया भर की लीग में जहां टीम ओनर्स इंडियन है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को सेलेक्ट नहीं करते हैं, एंड पाकिस्तानी प्लेयर्स वर नॉट जस्ट बैंड फ्रॉम द आईपीएल। इस एक इंसिडेंट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को, लेकिन बात ये है कि इस सब के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का तो कोई कसूर नहीं है ना। तो फाइनेंशियल लॉस हुआ की बात मैं भी कुछ देर में करूंगा। पर आईपीएल की वजह से जो दुनिया भर के प्लेयर्स को दुनिया भर के बेस्ट प्लेयर्स के साथ खेलने की वजह से कल्चरल एक्सचेंज, गेम डेवलपमेंट उन प्लेयर्स का होता है, वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का कभी हो ही नहीं पाया। हाँ, 2016 एग्री, कहीं ना कहीं मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ, इसका कुछ ना कुछ फायदा उठा सकते हैं पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, तो वो बिग बैश है जहाँ पे अभी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स गए थे, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं वही एक रह गया है पीछे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए, एक अच्छी लीग जहाँ पे उनको दुनिया की क्रिकेट कहाँ पे पहुँच चुकी है वो सब कुछ सीखने का। हाँ, जाहिर सी बात है अगर आईपीएल में खेलने जाएंगे तो वो और बेहतर तरीके से मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इंडियन क्रिकेटर्स होंगे, सेम लैंग्वेज होगी और वो सारा कुछ। पीएसएल जरूर शुरू होता है, पर एक पीएसएल के प्रोडक्ट और एक आईपीएल के प्रोडक्ट में तुम्हें जमीन आसमान का डिफरेंस दिखेगा। और बात इस बात पे हम डिबेट कर सकते हैं कि पीएसएल का प्रोडक्ट और आईपीएल के प्रोडक्ट में क्या फर्क है। हाँ, जाहिर सी बात है आईपीएल का जो प्रोडक्ट होगा उसके पास वो फाइनेंशियली बेहतर होगा, उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, अच्छा स्टाफ होगा, ज़्यादा बड़े प्लेयर्स के साथ खेल चुका होगा वो, और कहीं ना कहीं पीएसएल भी मेरे ख्याल से पर्सनली जहाँ तक मुझे लगता है पीएसएल 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छे थे, उसके बाद से 4 और उसके बाद से आहिस्ता 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 आहिस्ता
मेरे तो ख्याल से डिक्लाइन ही है, पर्सनली मुझे ऐसा फील होता है। स्टार प्लेयर्स पर एक टेररिस्ट अटैक होते हुए लाइव देख रहे हो। पर इस एक इंसिडेंट से पाकिस्तान क्रिकेट को जो रेवेन्यू लॉस, रेपुटेशन लॉस, बॉयकॉट और पब्लिक ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है, उसने पाकिस्तान क्रिकेट को 20 साल बाकी दुनिया के मुकाबले पीछे धकेल दी। क्योंकि ये बात तो बीसीसीआई ने ये बात भी कहीं ना कहीं ठीक है कि इसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट का तो ऑफ कोर्स कोई कसूर नहीं था, एक ओवरऑल पाकिस्तान कंट्री में का ही था, लेकिन ये बात ठीक है कि उसने कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 20-30 साल के लिए पीछे भेज दिया। लॉजिक तो शायद 10वीं क्लास के बच्चे को भी पता होगा कि जिन महीनों में अगर आईपीएल हो रहा है, अगर उसी सेम टाइम पर पीएसएल भी होगा, तो क्वालिटी फॉरेन प्लेयर्स पीएसएल में क्यों ही आएंगे? इंटरनेशनल ऑडियंस, ये भी जाहिर सी बात है, एक प्लेयर को वहां पे उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, वो यहाँ पे आके क्यों ही खेलेगा? जाहिर सी बात है यहाँ पे फिर वही लोग आके खेलेंगे जो वहां पे पिक नहीं हो सके। तो यही मैं पहले भी बात कर रहा हूँ कि पीएसएल 3-4 के बाद प्लेयर्स की जो क्वालिटी है वो फॉरेन प्लेयर्स की, जाहिर सी बात है कि इंटरेस्ट तो उसी वजह से डेवलप होता है। ना ही पाकिस्तान कभी वर्ल्ड कप जीत पाएगा। एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो जब नीदरलैंड भी पाकिस्तान को ऑलमोस्ट हरा चुकी थी, मैं सरप्राइज नहीं हूंगा अगर आगे जाकर भी वो कुछ ऐसी ही नाकामियों की वजह से टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। साइक, हम सुपर 8 में पहुंच चुके हैं। तो आई डोंट नो मुझे इसका लिंक लोग इतना ज्यादा क्यों भेज रहे थे। मैं कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों से एग्री ही करूंगा। हाँ, कुछ चीज़ों पे आप डिबेट जरूर कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे फैक्टर्स, ये सारे पॉइंट्स पाकिस्तान क्रिकेट के डाउनफॉल का ही रीजन है। और ऑफ कोर्स एज अ इंडियन वो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाने वाला एंगल भी है इस वीडियो के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं जो पॉइंट्स हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं, वो ठीक ही हैं मेरे ख्याल से। एक टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम बोर्ड भी जो था, इन यही सारे मसले थे उसके अंदर भी, और उसके बाद उन्होंने वहां से कम बैक किया, एक सिस्टम बनाया, इन सारे फैक्टर्स को एलिमिनेट किया। अगर तो पीसीबी करता है तो मेरे ख्याल से शायद हमारा रिवाइवल हो जाए क्रिकेट का, नहीं तो फिर ऐसे ही चलता जाएगा काम। सो दैट्स इट, आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों के क्या ओपिनियंस हैं इस सारे टॉपिक के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, बाय।